हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ अभिषेक श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हीट ट्रीटमेंट, उसमें उपचार की चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा सभी लोग वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। दोस्तों, हीट ट्रीटमेंट टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम ये चर्चा करेंगे कि हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पहले हीट ट्रीटमेंट की डिफिनेशन के बारे में जानेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक में पर्पज ऑफ हीट ट्रीटमेंट। ठीक है, पर हीट ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है, इसको करने के पीछे क्या उद्देश्य है, ठीक है, इसकी चर्चा करेंगे। देन स्ट्रक्चर ऑफ स्टील व्हेन हीटेड। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टील की चर्चा करेंगे। जब गर्म करते हैं तो उसकी संरचना कौन कौन सी होती है। ठीक है, ऑस्टेनटाइट हो गया आपका, ठीक है, मार्टेनसाइट हो गया, जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। देन क्रिटिकल टेम्परेचर्स, क्रिटिकल टेम्परेचर में लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर की चर्चा करेंगे और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर की चर्चा करेंगे। देन बात आती है स्टेजेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। तो हीट ट्रीटमेंट में कितनी स्टेजेस होती हैं तो आपको पता है। पहली क्या होती है, हीटिंग की चर्चा करेंगे। ठीक है, हीटिंग किस पे डिपेंड करता है। देन आपकी हम सोकिंग पे चर्चा करेंगे। ठीक है, सोकिंग टाइम क्या होना चाहिए। उसके बाद फिर चर्चा करेंगे क्वेंचिंग पर। ठीक है, क्वेंचिंग मीडिया में इसमें हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस टॉपिक में हम इतने चीजों की चर्चा करेंगे। इसके बाद जो चीजें बची रह जाएंगी उसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आइए अब हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। हीट ट्रीटमेंट। तो हीट ट्रीटमेंट क्या है। हीट ट्रीटमेंट मीन्स होता है, हीट ट्रीटमेंट इज ए प्रोसेस by which a metal is heated. A metal is heated and cooled at various temperature to bring about a change in its internal structure to make it usable for various tools. Means क्या हुआ कि हीट ट्रीटमेंट एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें धातु को गर्म किया जाता है, फिर उसको कूल किया जाता है, विभिन्न तापक्रमों पर गर्म करके उसको ठंडा किया जाता है, जिससे उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या किया जा सके, परिवर्तन किया जा सके। क्यों करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में परिवर्तन, क्योंकि इससे फिर वेरियस टूल्स, उपयोगी सामान बनाए जा सके, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो बेसिकली अगर हम हीट ट्रीटमेंट में बात करेंगे तो स्टील के ऊपर चर्चा करेंगे। हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील की चर्चा करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें तो द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील, The properties of steel depend upon its composition and its structure. तो स्टील की जो प्रॉपर्टीज होती है वो इसके संगठन पर निर्भर करती है और इसकी संरचना पर निर्भर करती है। कंपोजिशन मीन्स इसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर का मतलब इसकी संरचना कैसी है। देन these properties can be changed to a considerable extent by changing either its composition or its structure. तो इसकी प्रॉपर्टीज को काफी हद तक परिवर्तित किया जा सकता है, इसके संगठन में परिवर्तन करके अथवा इसकी संरचना में परिवर्तन करके। अगर हम बात करें तो द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कैन बी चेंज्ड बाय हीटिंग इट टू ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड देन अलाउइंग इट टू कूल एट ए डेफिनेट रेट। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ स्टील को अगर हम बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर ऑफ स्टील को चेंज किया जा सकता है। क्या, पहले इसको हीट करिए, उसके बाद पर्टिकुलर टेम्परेचर तक इसको हीटिंग करिए और उसके बाद एक डेफिनेट रेट से इसको ठंडा करिए। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द स्ट्रक्चर एंड द चेंजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील बाय हीटिंग एंड कूलिंग इज नोन एज हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील। तो क्या जानते हैं कि ये जो प्रोसेस है, क्या परिवर्तन करने की, इसकी स्ट्रक्चर में परिवर्तन करने की जो प्रोसेस है, या ये चेंजिंग द प्रॉपर्टीज की जो प्रोसेस है बाय हीटिंग या कूलिंग। ठीक है, गर्म करके, गर्म करने के बाद ठंडा। ठीक है, तो हीटिंग एंड कूलिंग से जो हम स्टील की के स्ट्रक्चर की या इसकी प्रॉपर्टीज में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो इस प्रक्रम को, इस विधि को हम क्या कहते हैं, हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील। तो ये रही हमारी हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील की डिफिनेशन। ओके, नेक्स्ट उसमें चलते हैं, पर्पज ऑफ हीट ट्रीटमेंट। हम हीट ट्रीटमेंट करते क्यों हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि हम हीट ट्रीटमेंट क्यों करते हैं तो आपका क्या जवाब होगा। तो पहला जवाब आपका होना चाहिए कि टू सॉफ्टन द मेटल्स। ठीक है, मेटल्स मतलब धातुओं को सॉफ्ट करने के लिए हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, देन टू सेव द मेटल फॉर वियर। ठीक है, पहला गुण क्या हो गया, टू सॉफ्टन द मेटल मींस धातुओं को मुलायम करने के लिए। ठीक है, मुलायम क्यों करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी मशीनिंग क्रिया
की जा सके। तो पहला पर्पज हमारा ये हो गया। देन आपका दूसरा हो गया टू सेव द मेटल फ्रॉम वियर। ठीक है, तो मेटल को घिसाव से बचाने के लिए भी हम क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं। टू इलिमिनेट ब्रिटिलिटी फॉर हार्डनिंग, कठोरता का गुण लाने के लिए, उसमें ब्रिटिलिटी को दूर करने के लिए भी क्या किया जाता है, हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, कठोरता का गुण क्यों लाते हैं, जिससे वह दूसरी धातुओं को काट सकें। टू कट मिसलेनियस मेटल, ठीक है, विभिन्न प्रकार की धातुओं को काटने के लिए करते हैं, उसको में कठोरता लाते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हीट ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका है टू रेक्टिफाई द इनहेरेंट डिफेक्ट्स ऑफ मेटल बाय फोर्जिंग एंड मशीनिंग। तो फोर्जिंग और मशीनिंग से जो धातु में डिफेक्ट्स होते हैं उनको क्या करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हीट ट्रीटमेंट को अपनाते हैं। ठीक है, देन अगर और बात करें तो धातु पर जंग से लगने से बचाने के लिए हीट ट्रीटमेंट करते हैं। ग्रेन्स को रिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, पर्पज ऑफ हीट ट्रीटमेंट। ठीक है, फर्स्ट पर्पज टू सॉफ्टन द मेटल, सेकंड पर्पज टू सेव द मेटल, ठीक है, फ्रॉम वियर। ठीक है, थर्ड पर्पज आपका हो गया टू इलिमिनेट ब्रिटिलिटी फॉर हार्डनिंग, एंड फोर्थ पर्पज आपका हो गया टू कट मिसलेनियस मेटल। देन फिफ्थ पर्पज हो गया टू रेक्टिफाई द इनहेरेंट डिफेक्ट्स ऑफ मेटल बाय फोर्जिंग एंड मशीनिंग। इसके अतिरिक्त भी और सारे हैं, धातु पर जंग लगने से बचाने के लिए या अन्य भी सारे हैं। तो ये आपके हो गए पर्पज ऑफ हीट ट्रीटमेंट। देन नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्टील व्हेन हीटेड। तो यहाँ पर जो हेडिंग है व्हेन हीटेड, जब इसको गर्म किया जाता है। तो गर्म करने से पहले जो स्ट्रक्चर्स ऑफ स्टील है पहले हम उनकी चर्चा कर लेते हैं एक बार, फिर व्हेन हीटेड है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्टील की जो बात होती है उसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर आपका क्या है, फेराइट। क्या है आपका, फेराइट। तो फेराइट क्या है, फेराइट को हम बोलते हैं कि ये प्योर फॉर्म ऑफ क्या है, आयरन है, शुद्ध लोहे का स्ट्रक्चर है फेराइट। ठीक है, जिसमें कार्बन की मात्रा क्या होती है, वेरी लेस होती है। कार्बन की मात्रा क्या होती है, बहुत लेस होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, चुंबकीय गुण जो होता है, जो चुंबकीयता का गुण होता है वो काफी अधिक होता है। ठीक है, तो चुंबकीयता का गुण हमें क्या याद रखना है कि चुंबकीयता का गुण क्या होता है, इसमें बहुत अधिक होता है। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर क्या होता है, जो फेराइट स्ट्रक्चर होता है ये आपका बहुत ही नर्म होता है और क्या होता है आपका डक्टाइल होता है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ स्टील, ये पहली स्ट्रक्चर हो गई क्या, फेराइट। फेराइट क्या है, फेराइट लोहे का शुद्ध स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन की मात्रा काफी कम मात्रा में होती है, चुंबकीयता का गुण अधिक होता है, नर्म और डक्टाइल होता है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ स्टील। देन नेक्स्ट अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका होता है सीमेंटाइट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, सीमेंटाइट। तो सीमेंटाइट आपका क्या हो गया कि सीमेंटाइट आपका फेराइट और कार्बन का क्या मिश्रण होता है, फेराइट और कार्बन का मिश्रण होता है। तो फेराइट में अगर कार्बन का मिश्रण कर दिया जाए तो फेराइट प्लस कार्बन का मिश्रण जो होता है, केमिकल मिक्सचर, उसको हम बोलते हैं सीमेंटाइट। ठीक है, तो यह स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इसमें हार्डनेस होती है, तो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, और क्या होता है, ये बहुत ज्यादा ब्रिटलनेस का भी गुण उसमें पाया जाता है। तो ये कठोर होता है और इसमें क्षण भंगुरता का गुण पाया जाता है या भंगुरता का गुण पाया जाता है। देन नेक्स्ट बात करते हैं परलाइट। परलाइट की अगर बात करें, परलाइट की बात करें तो ये फेराइट और सीमेंटाइट का क्या होता है, मिश्रण होता है। तो ये फेराइट और सीमेंटाइट का क्या होता है, मिश्रण होता है, जिसमें 80% आपका फेराइट अवेलेबल होता है और प्लस 80% नहीं 87% आपका क्या अवेलेबल होता है, फेराइट अवेलेबल होता है। देन 13% आपका सीमेंटाइट अवेलेबल होता है। क्योंकि ये स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। तो फेराइट और सीमेंटाइट का जो आपका मिला के बनाते हैं परलाइट, तो ये स्ट्रक्चर क्या होता है, काफी मजबूत होता है। इसमें परलाइट 87% होता है और कार्बन आपका, फेराइट आपका 87% होता है और कार्बन आपका 13% होता है। ठीक है, देन अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टील व्हेन हीटेड। तो ये क्या, हीट से पहले फेराइट, सीमेंटाइट और परलाइट, ये तीन हमने याद कर लिए। अब हम चलते हैं आगे की ओर। अगर टॉपिक से संबंधित आपको कुछ समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए और आपकी जो भी समस्या है उसका हल जरूर दिया जाएगा। ठीक है, हम पूर्ण रूप से देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इफ स्टील इज हीटेड, अगर स्टील को हीट किया जाता है तो क्या होता है,
ए चेंज इन इट्स स्ट्रक्चर कमेंस फ्रॉम 723 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी स्ट्रक्चर में जो आपको परिवर्तन दिखना शुरू हो जाते हैं अगर स्टील को आप गर्म कर रहे हैं तो 723 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर में परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाते हैं, एक स्ट्रक्चर में परिवर्तन आने लगते हैं। ठीक है, तो द न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म, जो इस ताप पर, जो 723 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको बोलते हैं ऑस्टेनाइट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टेनाइट। तो ऑस्टेनाइट क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक होता है। ऑस्टेनाइट क्या है आपका, नॉन मैग्नेटिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर ये जो इसको गर्म, जो यहां तक गर्म किया है, अगर हम इस हार्ड स्टील को क्या करें, स्लोली कूल्ड करते हैं, क्या करते हैं, स्लोली मतलब धीरे धीरे ठंडा करते हैं, तो ओल्ड स्ट्रक्चर ये पुनः अपनी पुरानी जो आकृति है, पुरानी जो इसकी संरचना है उसको रिटेन कर लेती है। इट विल, बट इसमें होता क्या है, इट विल हैव फाइन ग्रेन्स। तो इसके ग्रेन्स क्या हो जाते हैं, फाइन हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, और ये इजीली मशीनेबल है। तो यानी इस पर क्या किया जा सकता है, आसानी से मशीनिंग क्रिया की जा सकती है। ठीक है, बट हम इसको जल्दी भी ठंडा कर सकते हैं। तो अगर हार्ड स्टील को हम रैपिडली, मतलब बहुत शीघ्रता से क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, तो ये जो आपका ऑस्टेनाइट होता है ये एक न्यू स्ट्रक्चर में चेंज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मार्टेनसाइट। इसको हम क्या बोलते हैं, मार्टेनसाइट। ठीक है, देन नेक्स्ट की बात करें तो ये मार्टेनसाइट जो होती है ये स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा फाइन ग्रेन्ड होती है, वेरी हार्ड आपको ये स्ट्रक्चर दिखेगी, और यहाँ इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक का गुण पाया जाता है। जबकि ऑस्टेनाइट आपका क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक है। तो आपको याद रखना है कि ऑस्टेनाइट नॉन मैग्नेटिक है, जबकि मार्टेनसाइट क्या है, मैग्नेटिक है। ओके, देन इट इज एक्सट्रीमली वियर रेजिस्टेंस एंड कैन कट अदर मटेरियल्स। तो इसमें क्या होता है, ये रेजिस्टेंस को, वियर रेजिस्टेंस होता है इसमें। ठीक है, घिसाव रोधी होता है, एंड ये दूसरी धातुओं को क्या कर सकता है, काट सकता है। तो ये थे आपके स्ट्रक्चर ऑफ स्टील। ठीक है, देन अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, क्रिटिकल टेम्परेचर की। ठीक है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर दो प्रकार के होते हैं आपका, एक होता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और दूसरा आपका क्या होता है, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में जो हम आपको पढ़ा रहे हैं इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उससे जाके हमारे टेलीग्राम लिंक पर जुड़ सकते हैं और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो अब हम क्रिटिकल टेम्परेचर की चर्चा करते हैं, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर बेसिकली क्या है, लोअर टेम्परेचर जब, जैसे मान लीजिए क्या करते हैं, हम स्टील को गर्म करते हैं, जब स्टील का गर्म करते हैं तो उसका तापमान क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, तो जब इसका तापमान लगभग 723 डिग्री सेल्सियस, 723 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है, तो क्या होता है, इसकी स्टील की जो आंतरिक बनावट है, जो इसका स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होने लगते हैं, इसमें परिवर्तन होना आरंभ हो जाता है। ठीक है, तो कब, जब हम स्टील को धीरे धीरे गर्म करते, किस ताप पर लेकर आते हैं, 723 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो इसकी संरचना में परिवर्तन आना क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो इसे ही क्या कहते हैं, हम लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर मींस आपका क्या हो गया, द टेम्परेचर एट विच द चेंज ऑफ स्ट्रक्चर टू ऑस्टेनाइट स्टार्ट। तो वह न्यूनतम ताप जिस पर आपका स्टील जो है ऑस्टेनाइट में परिवर्तित होना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो 723 डिग्री सेल्सियस क्या है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है फॉर ऑल प्लेन कार्बन स्टील। तो प्लेन कार्बन स्टील के लिए अगर हम लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करें तो ये कितना होता है, 723 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये बात रही हमारी लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर की। अगर हम अपर क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करें तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर में क्या होता है कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर हम और अधिक गर्म करें, ठीक है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से क्या करें, अगर हम स्टील को और अधिक गर्म करें तो क्या होता है, जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है वैसे वैसे स्टील के स्ट्रक्चर में क्या होता जाता है, परिवर्तन होता रहता है, और अंत में एक ऐसा तापमान आता है, अंत में एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस पर क्या होता है, स्टील का पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो जिसमें क्या हो जाते हैं, आपके आयरन और कार्बाइड मिल जाते हैं, और इसके बाद स्टील का क्या होता है, परिवर्तन होना रुक जाता है। ठीक है, तो इसका जब हम जिस टेम्परेचर पर परिवर्तन होना रुक जाता है, यानी ये स्टील जो है पूरी तरीके से ऑस्टेनाइट में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो इस ताप को हम क्या बोलते हैं, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार स्लाइड के माध्यम से कि द टेम्परेचर
एट विच द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कंप्लीटली चेंजेस टू एस्टेंटाइट। ठीक है, तो पूर्ण रूप से किस में परिवर्तित हो जाता है, एस्टेंटाइट में परिवर्तित हो जाता है। उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करें तो ये तो फिक्स होता है 723 डिग्री सेल्सियस, बट अपर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, ये वेरी करता है। और ये किस पर डिपेंड करता है, ऑन द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द स्टील। तो स्टील में कार्बन की मात्रा पर आपका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या करता है, डिपेंड करता है। देन 0.57% एंड 1.15% ऑफ कार्बन स्टील के लिए क्या होता है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर 723 डिग्री सेल्सियस होता है, बट अपर क्रिटिकल टेम्परेचर आपको कितना मिलेगा, 800 डिग्री सेल्सियस क्या है आपका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है। बट अगर 0.84% कार्बन स्टील के लिए बात करें तो यहां पर लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर दोनों के वैल्यू क्या होती है, 723 डिग्री सेल्सियस। और इस टाइप के स्टील को हम क्या बोलते हैं, यूटेक्टाइड स्टील। क्या बोलते हैं, यूटेक्टाइड स्टील। तो दोस्तों ये आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद एक बात इसमें और आती है, आपको याद रखना है, ट्रांसफॉर्मेशन रेंज। आपको एक बात यहां पर और याद रखनी है, ट्रांसफॉर्मेशन रेंज। ट्रांसफॉर्मेशन रेंज, ट्रांसफॉर्मेशन रेंज क्या होता है कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर टू अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर टू अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक जो स्टील के स्ट्रक्चर में जो परिवर्तन होता है, जो स्टील के स्ट्रक्चर में जो परिवर्तन आते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम ट्रांसफॉर्मेशन रेंज के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ हमारी टर्मिनोलॉजीज थी क्रिटिकल टेम्परेचर से संबंधित। इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो आपको हमने बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्टेजेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उष्मा उपचार में के कितने चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं। कौन कौन से, तो पहला आप लोग अपने दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि पहला चरण कौन होता है आपका, हीटिंग। तो पहला चरण आपका क्या हो गया, हीटिंग। दूसरा चरण आपका क्या होता है, सोकिंग। ओके, और तीसरा चरण आपका क्या होता है, क्वेंचिंग। बोलो आया ना, ओके। चलिए आप लोग मन में बोलते रहिए, जब हम आपसे कोई क्वेश्चन करें तो आप लोग बोलिए, ठीक है, ये मानिए कि हम सुन रहे हैं। ओके, तो आपका स्टेजेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट क्या हो गया, फर्स्ट स्टेज आपका क्या है, हीटिंग है, सेकंड स्टेज आपका क्या है, सोकिंग है, और थर्ड स्टेज आपका क्या है, क्वेंचिंग है। ठीक है, तो ये आपके हीटिंग, सोकिंग एंड क्वेंचिंग। ठीक है, देन हम बात करते हैं, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, हीटिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो हीटिंग में बेसिकली होता क्या है, इस चरण में जिसका हीट ट्रीटमेंट करना है, फिर जिसका हीट ट्रीटमेंट करना है उस स्टील को क्या किया जाएगा, गर्म किया जाता है। ठीक है, जिससे स्टील के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, आकार व साइज में क्या होते हैं, स्टील की संरचना में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और ये किस पर डिपेंड करता है, तो बेसिकली ये जो डिपेंड करता है ये सिलेक्शन ऑफ द फर्नेस, आपने किस प्रकार की भट्ठी का चयन किया है इस पर डिपेंड करता है। आपने उस भट्ठी में किस प्रकार का ईंधन का उपयोग किया है उसको हीटिंग करने के लिए, इस पर डिपेंड करता है। देन टाइम इंटरवल कितना है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, द रेगुलेशन इन ब्रिंगिंग द पार्ट अप टू द रिक्वायर्ड टेम्परेचर। ठीक है, तो उसको कैसे रिक्वायर्ड टेम्परेचर तक लाने के लिए आप उसको किस प्रकार से रेगुलेट कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। देन हीटिंग रेट एंड हीटिंग टाइम जो होता है ये कंपोजिशन ऑफ द स्टील पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, स्टील में संगठन कितना, कितने परसेंट में कौन कौन सी चीजें अवेलेबल है वहां पर, उसकी स्ट्रक्चर संरचना कैसी है, उसका आकार शेप कैसा है और उसकी साइज कैसी है। ठीक है, तो इन सब बातों पर भी डिपेंड करता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा हीटिंग किस किस चीज पे डिपेंड करता है, तो पहला आप क्या आंसर देंगे, सिलेक्शन ऑफ द फर्नेस। देन आप देंगे द फ्यूल यूज्ड फॉर हीटिंग। थर्ड नंबर आप देंगे द टाइम इंटरवल। फोर्थ नंबर देंगे द रेगुलेशन इन ब्रिंगिंग द पार्ट अप टू द रिक्वायर्ड टेम्परेचर। और फिफ्थ नंबर आप देंगे हीटिंग रेट एंड द हीटिंग टाइम। ठीक है, इस पर आप लोग चर्चा करेंगे। ओके, देन हम नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करते हैं, सोकिंग। सोकिंग क्या है, सोकिंग में मतलब जब हम स्टील को क्या करते हैं, हीट करते हैं। और हीट करने पे क्या होता है, जितना हमें टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है उतने टेम्परेचर तक जब एक बार स्टील को हीट करते हुए हम पहुंच जाते हैं तो इसको उसी ताप पर कुछ समय के लिए क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ठीक है, कुछ समय पर उसी ताप पर इसको कुछ समय के लिए क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। और क्यों किया जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, सेक्शन यूनिफॉर्मली, तो जो हीट आपकी होती है वो पूरे सेक्शन में एक समान रूप से क्या हो जाती है, वो मतलब आ जाती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सोकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोकिंग। अब बेसिकली जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि सोकिंग टाइम
क्या है और ये किस पर डिपेंड करता है, मतलब हम जो स्टील को गर्म किए हैं एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर तक, उसको कितनी देर के लिए हम क्या करेंगे, उसी टॉप पर रखेंगे। तो ये जो डिपेंड करता है सोकिंग टाइम हमारा, ये बेसिकली आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टील पर डिपेंड करता है, एंड देन इसके केमिकल कंपोजिशन पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम ऑफ द चार्ज इन द फर्नेस, ठीक है, चार्ज इन द फर्नेस मतलब आपका फर्नेस में जो भी ईंधन है उसके आयतन पर डिपेंड करेगा, एंड द अरेंजमेंट ऑफ द चार्ज इन द फर्नेस, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ द चार्ज इन द फर्नेस पर भी क्या करता है, सोकिंग टाइम डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो एक जो जनरल टाइम आपको दिया गया है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, 5 मिनट्स पर 10 मिलीमीटर थिकनेस के लिए क्या होता है, कार्बन एंड लो एलॉय स्टील की बात करेंगे। देखिए कार्बन एंड लो एलॉय स्टील की अगर हम बात करेंगे 10 मिलीमीटर ऑफ थिकनेस के लिए, 10 मिलीमीटर ऑफ थिकनेस के लिए जो सोकिंग टाइम होता है पर 10 मिलीमीटर ऑफ थिकनेस के लिए सोकिंग टाइम आपका कितना होता है, 5 मिनट होता है। कितना होता है, 5 मिनट होता है, ठीक है। बट अगर यही बात हम किसके लिए करें, हाई एलॉय स्टील के लिए करें तो 10 मिनट होता है, किसके लिए, पर 10 मिलीमीटर ऑफ थिकनेस के लिए 10 मिनट होता है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। लो एलॉय स्टील के लिए 5 मिनट होता है पर 10 mm ऑफ थिकनेस, एंड फॉर हाई एलॉय स्टील के लिए कितना होता है, 10 मिनट पर 10 mm ऑफ थिकनेस, ठीक है। देन अब हम नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करते हैं। प्री हीटिंग भी एक छोटा सा है, आता है कभी कभी आपको मिलेगा जब आप एनिलिंग हार्डनिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां पर क्या होता है, स्टील शुड बी प्री हीटेड एट लो टेम्परेचर्स अप टू 600 डिग्री सेल्सियस एज स्लोली एज पॉसिबल। तो 600 डिग्री सेल्सियस तक बिल्कुल उसको स्लोली गर्म करने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्री हीटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्री हीटिंग बोलते हैं, ठीक है। देन आपका जो इंपॉर्टेंट है क्वेंचिंग, क्वेंचिंग मीडिया से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द सेवेरिटी ऑफ द कूलिंग रिक्वायर्ड डिफरेंट क्वेंचिंग मीडिया आर यूज्ड, ठीक है। तो बहुत सारे क्या है हम क्वेंचिंग मीडिया का यूज करते हैं। सपोज करिए आपको ब्राइन सॉल्यूशन का यूज किया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका आयल का यूज करते हैं, वाटर का यूज किया जाता है, एयर का यूज करता है। अगर आपको याद रखना है तो ब्राइन सॉल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पहले क्या रखना है, ब्राइन सॉल्यूशन क्या है, फास्टर रेट ऑफ कूलिंग। अगर आपसे कोई पूछे कि फास्टर रेट ऑफ कूलिंग कौन सा मीडिया प्रोवाइड करता है, तो आपको क्या जवाब देना है, ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है, ये NaCl का घोल होता है। देन ईयर की बात करें तो ईयर क्या होता है, ये आपका स्लोवेस्ट रेट ऑफ कूलिंग देता है, ठीक है। तो ईयर अगर स्लोवेस्ट रेट ऑफ कूलिंग पूछा जाए तो आपको क्या आंसर देना है, ईयर, स्लोवेस्ट रेट ऑफ कूलिंग। चलिए और थोड़ा सा हम क्वेंचिंग मीडिया के बारे में भी इंपॉर्टेंट टर्म की चर्चा कर लेते हैं। तो ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, गिव्स ए फास्टर रेट ऑफ कूलिंग, ठीक है। तो फास्टर रेट ऑफ कूलिंग कौन देता है, ब्राइन सॉल्यूशन, जबकि ईयर क्या कर देता है, स्लोवेस्ट रेट ऑफ कूलिंग। तो स्लोवेस्ट रेट ऑफ कूलिंग हमें कहां से मिलती है, ईयर से। अगर ब्राइन सॉल्यूशन की बात करें तो ये इसको मेनता उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। तो प्योर वाटर की अपेक्षा ब्राइन सॉल्यूशन का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। और इसमें जो साल्ट कंटेंट्स होते हैं वो जो मेटल सरफेसेस पर ड्यू टू हीटिंग क्या होते हैं, स्केल्स फॉर्म्ड होती हैं, ठीक है, उसको क्या कर देता है, आसानी से क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। इसलिए हम इसको जनरली उपयोग करते हैं, ठीक है। अगर दूसरी बात करें तो यहां पर ये बेटर कांटेक्ट प्रोवाइड करता है, साल्ट कांटेक्ट विद द क्वेंचिंग मीडिया एंड द मेटल बीइंग हीट ट्रीटेड, जिस पर हीट ट्रीटमेंट किया गया है, और क्वेंचिंग मीडियम, ठीक है, इनके मध्य क्या करता है, बेटर कांटेक्ट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब वाटर की बात करें तो वाटर भी क्या है, मुख्यतः ये वाटर का जो उपयोग किया जाता है, पानी का उपयोग, वो प्लेन कार्बन स्टील के लिए किया जाता है। तो आपको याद रखना कि वाटर का उपयोग किसके लिए करेंगे, प्लेन कार्बन स्टील के लिए करेंगे, ठीक है। देन अगर बात करें तो क्वेंचिंग मीडियम के रूप में हमने क्या चर्चा की थी कि आयल का भी उपयोग करते हैं। तो जो आयल का उपयोग करते हैं उसकी विस्कासिटी क्या होनी चाहिए, लो विस्कासिटी होनी चाहिए। उसके बाद ऑर्डिनरी लुब्रिकेटिंग आयल्स, जैसे आपका ऑर्डिनरी जो सामान्य रूप से हम अपने गाड़ियों में प्रयोग करते हैं, ठीक है, या अन्य कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं, इस पर्पज के लिए हम ऑर्डिनरी लुब्रिकेटिंग आयल का उपयोग नहीं करेंगे। इसके लिए क्या होते हैं, हमें स्पेशल क्वेंचिंग आयल्स का प्रयोग किया जाता है जो हमें रैपिड
ठीक है, शीघ्रता से और यूनिफॉर्म कूलिंग क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं विद लेस फ्यूमिंग एंड रिड्यूस्ड फायर रिस्क, जो कि ये क्या होते हैं, कमर्शियली हमारे जो कमर्शियली अवेलेबल होते हैं, ठीक है, व्यवसायिक रूप से उपलब्ध होते हैं। देन नेक्स्ट बात करते हैं, तो आयल का हम उपयोग कहां करते हैं, तो आयल का उपयोग हम वाइडली यूज करते हैं एलॉय स्टील के लिए, जहां पर हमें कूलिंग रेट क्या होती है, प्लेन कार्बन स्टील से कम कूलिंग रेट चाहिए होती है, वहां पर हम आयल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कोल्ड एयर का, तो कोल्ड एयर का उपयोग सम स्पेशल एलॉय स्टील्स के लिए उपयोग किया जाता है। तो कोल्ड एयर इज यूज्ड फॉर हार्डनिंग सम स्पेशल एलॉय स्टील्स। तो ये हमारा था आज का टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने, आपने हमारी वीडियो देखा, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट्स क्या करते हैं, बेसिकली हमें मोटिवेट करते हैं। ठीक है, तो वीडियो अंत करने से पहले आपसे बताना चाहेंगे कि जो मैंने आपको पढ़ाया है इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।